हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है नाद, माधुर्य एवं तालबद्धता, रिदम एंड टोनल वेरिएशन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। भारतीय जीवन को जो है स्मरणीय बनाने के लिए अनेक ललित कलाएं हैं, जिनमें काव्य कला एवं संगीत कला भी एक प्रमुख स्थान रखती है। लय, स्वर एवं तान को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यानी कि लय, स्वर एवं तान का जो विशेष महत्व है। जब इंसान का मन दुखी होता है तब संगीत के माध्यम से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता है। प्रत्येक प्राणी अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की ये प्रवृत्ति स्वाभाविक है। आत्माभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों में वाणी द्वारा अभिव्यक्ति का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। चिड़ियों की चींची, कौओं की काव काव, कबूतरों की गुटरगू तथा अन्य जानवरों का बोलना या गाय का रम्हाना, मनुष्य का बोलना आदि वाणी की ही जो अभिव्यक्ति है। अब हम देखेंगे कि ये रिदम क्या है। मीनिंग ऑफ रिदम: ए रेगुलर रिपीट पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट। लय, ताल, ध्वनि या गति की नियमित आवृत्ति का पैटर्न जो है क्या कहलाता है? रिदम कहलाता है। ताल को उस तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक उच्चारण के संबंध में एक या एक से अधिक बेहिसाब धड़कनों यानी कि उसकी आवृत्तियों को समूहीकृत किया जाता है। एक लयबद्ध समूह को जो है तभी पहचाना जा सकता है जब उसके तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ताल हमेशा एक एकल उच्चारण यानी कि जो मजबूत होता है, बीट धड़कन के बीच एक अंतर संबंध शामिल होता है और एक या दो अस्वीकार यानी कि कमजोर धड़कता है, यानी कि लगातार धड़कता रहता है। ये एक प्रदर्शन कला है। ये एक संगीत में ध्वनि का समय है जो मानव पैमाने को यानी कि मौन कर देता है। मौन करने से मतलब ये नहीं है, मौन करने से मतलब ये है कि उसको सुनने में व्यक्ति एकदम मग्न हो जाता है। गौपद ब्राह्मण में कहा गया है, मतलब प्राणी को इससे सीखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसी बात को सामने रखते हुए कहा गया है गौपद ब्राह्मण में, यत होए मन स्तद वाक तत्व वे वाक तन्मनः। क्या है? यत होए मन स्तद वाक तत्व वे वाक तन्मनः, अर्थात जहाँ मन है वहां पर वाणी है तथा जहाँ वाणी है वहां पर मन है। गहन अध्ययन की दृष्टि से सस्वर वाचन का बड़ा महत्व है। कविता, नाटक तथा उपन्यास और गद्य में सस्वर वाचन आवश्यक है। बिना सस्वर वाचन के वे ठीक प्रकार से पढ़ाए ही नहीं जा सकते। सस्वर वाचन में काव्य का मुख्य रूप से स्थान है। काव्य मुख्य रूप में श्रव्य कला है। इसका संबंध कालों से है और नृत्य और चित्रकला के समान ये केवल आंखों का विषय नहीं, जैसा कि अध्यापक हेजे ने कहा है। उन्होंने कहा है, पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ ईयर नॉट ऑफ द आई। इन अदर वर्ड्स पोइट्री इज साउंड नॉट साइट। पाठशाला के वातावरण में सस्वर वाचन से बालकों को मान, नाद, माधुर्य और तालबद्धता से जल्दी आकर्षित किया जा सकता है। उत्तर सस्वर वाचन से हमारा तात्पर्य यही है कि आवाज मधुर हो। मधुर आवाज से बालक जल्दी आकर्षित होते हैं और कविता अच्छी प्रकार से गाई जा सके, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भावों का बोध कराने वाले लय और सुर जो होते हैं, यानी कि लय के अनुसार वाचन तथा ताल और आलाप लेकर गाए गए संगीत में पर्याप्त अंतर हो जाता है। इस विषय में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक छात्राध्यापिका को जयशंकर प्रसाद की एक कविता पढ़ानी थी। कविता का शीर्षक था बीती विवाहवरी जागरी। कविता वास्तव में बड़ी सुंदर थी। अब उस अध्यापिका ने ये सोचा कि कविता गाकर पढ़ी जाए। आधे से अधिक समय तो तान और आलाप लेने में ही लग गया और उसने गाना जब प्रारंभ किया तो आसपास की कक्षाओं से जितने ही विद्यार्थी वहां पहुंचे, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर इकट्ठे हो गए और उस कक्षा के सामने अच्छा खासा भीड़ एकत्रित हो गई। काव्य वाचन का सबसे गुण गेयता नहीं अपितु लय के अनुसार कविता का वाचन करना है। अगर वह छात्राध्यापिका उस कविता को अपनी लय के अनुसार गाकर बच्चों को समझाती और बच्चों के भी साथ साथ करवाती, उच्चारण करवाती, तो शायद ये भीड़ इकट्ठी ना होती और बच्चे भी अधिक अच्छी तरीके से समझ जाते। अब जोर जोर से चिल्लाना
गाना ये लय ताल और ये जो है तालबद्धता नहीं होती है, ना ही नादमाधुर्य होता है। काव्य रचना का एक प्रमुख गुण है तन्मयता। अध्यापक वाचन के समय अपने स्वयं का विस्मरण कर कवि की आत्मा के साथ एक रूपता प्राप्त कर लेता है। जब अध्यापन कवि यानी कि अध्यापक कवि होता है तथा कविता के साथ समरसता स्थापित कर लेता है, तब प्रेम कविता पढ़ाते समय या फिर वीर रसपूर्ण कविता पढ़ाते समय वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं तथा प्रखरता भक्ति की कविता में आनंद, शोक गीत पहले जो है समय करुणा तथा हास्य की कविता में हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब हास्य कवि अपनी कविता पढ़कर गाते हैं तब उस समय हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, यानी कि हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ही कविता का वाचन श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब हास्य कविता है और कोई किसी को हंसी ही ना आए, या फिर करुण रस प्रधान कविता है या वीर रस प्रधान कविता है और वीर भावना जागृति ही ना हो छात्रों के अंदर, तो फिर ऐसी कविता में जो है नाद माधुर्य एवं तालबद्धता नहीं कही जाएगी। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन यानी कि लोड रीडिंग का अभ्यास होना चाहिए। इससे अध्यापक को बालकों की वाचन संबंधी त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, यानी कि नाद माधुर्य एवं तालबद्धता युक्त जो कार्य किया जाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम। जब नाद माधुर्य एवं तालबद्धता युक्त कविताएं होती हैं या इनका पाठ किया जाता है तब छात्रों का ध्यान उसमें आकर्षित होता है और अध्ययन में उनकी रुचि जागृत होती है। सहज अधिगम सहज हो जाता है, यानी कि उनका सीखना जो होता है सहज प्रवृत्ति लिए रहता है, यानी कि सहज प्रवृत्ति में ही हो जाता है और वे सहजता के साथ ही सीख जाते हैं। संवेगात्मक विकास का संभव, उसमें यानी कि हास्य और जो भी ये संवेग होते हैं, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सारे संवेग इस नाद माधुर्य एवं तालबद्धता के माध्यम से इनका विकास संभव हो जाता है। समय का सदुपयोग, जब बच्चों के पास समय होता है, अवकाश का समय होता है, तब इस प्रकार की कविताओं के वाचन से, सस्वर वाचन से समय का सदुपयोग करते हैं और जो है इस क्षेत्र में भी प्रगति करने का उन्हें अवसर मिलता है। उचित उच्चारण शिक्षण, नाद माधुर्य एवं तालबद्धता के साथ वाचन करने से क्या है, उचित उच्चारण शिक्षण भी होता है, क्योंकि एक अध्यापक जो भी परफेक्ट होता है वह छात्रों को अनुकरण वाचन भी कराता है, तो छात्र वह उच्चारण करने में कुशलता प्राप्त करते हैं। तन्मयता, काव्य रचना का एक प्रमुख गुण है तन्मयता। अध्यापक वाचन के समय अपने स्वयं का विस्मरण कर कवि की आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है और जब अध्यापन कवि या कविता के साथ समरूपता स्थापित कर लेता है, यानी कि वीर रस कविता पढ़ाते समय उसमें आवेश आ जाता है और भक्ति रस की कविता में आनंद और शोक गीत होता है तो उसमें करुणा एवं हास्य रस की कविता में जो है हास उत्पन्न हो जाता है। बालकों की वाचन संबंधी त्रुटियों का ज्ञान, जब बालक लयबद्धता के साथ वाचन करते हैं, समूह वाचन भी होता है, तो वह उन्हें या अध्यापक को त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है और उन दोषों को दूर कराया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस संबंध में ये बात महत्वपूर्ण है कि छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन यानी कि लोड रीडिंग का अभ्यास होना चाहिए। इससे अध्यापक को बालकों की वाचन संबंधी त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अध्यापक की आवाज सुस्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि अध्यापक की आवाज सुस्पष्ट होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए, पूरी कक्षा को सुनाई दे ऐसी होनी चाहिए। आवाज छात्रों की समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। लययुक्त पदों द्वारा छात्र भाषा का मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे कविता को सस्वर तथा लय के अनुसार पढ़ना सीख जाते हैं। उन्हें शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो जाता है तथा कविता में उनकी रुचि बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।